Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, मैं भरत राय आप सभी का पाथफाइंडर के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है यूपी से। यूपी गवर्नमेंट यानी कि योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट ने कुछ मदरसाज पे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई है, ये जानने के लिए कि उनको ये फॉरेन फंडिंग कहाँ से आ रही है और साथ ही साथ ये भी पता करने के लिए कि उनको ये जो फॉरेन फंडिंग आ रही है ये एक्चुअली उसी काम के लिए यूज़ हो रही है जिस काम के लिए दिखाया जा रहा है। ये आप ये देख सकते हो, ये एक तो पुरानी न्यूज़ है जहाँ पे 4000 मदरसाज नियर इंडो नेपाल बॉर्डर अंडर एसआईटी लेंस ओवर फॉरेन फंडिंग। यहाँ पे कुछ 10 करोड़ के आसपास की फॉरेन फंडिंग थी जिसको कि चेक करने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने एसआईटी बिठाई थी। बट हाल ही में एक नई न्यूज़ आ रही है दैट 80 यूपी मदरसाज को स्पेसिफाई किया गया और एसआईटी के लेंस के अंदर लिया गया बिकॉज दे रिसीव्ड 100 करोड़ फॉरेन फंडिंग इन पास्ट फ्यू डेज। और इसी चीज को चेक किया जाएगा कि ये जो 100 करोड़ की फंडिंग आई है, क्या ये फंडिंग वहीं पे यूज की जा रही है जिस काम के लिए इसको मंगाया गया था। सो यू कैन सी दैट अराउंड 80 मदरसाज ऑन एसआईटी रडार फॉर रिसीविंग ₹100 करोड़ इन फॉरेन फंडिंग ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। हम इस पूरे मामले को डीपली देखेंगे कि एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है और साथ ही साथ हम देखेंगे कि ये फॉरेन फंडिंग के रूल्स जो रेगुलेट करती है फॉरेन फंडिंग को, एफसीआरए, वो एफसीआरए के बारे में हम थोड़े से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे साथ अपनी आईएएस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारे जीएस फाउंडेशन प्रोग्राम्स 2025-26 30 दिसंबर से चालू हो रहे। दिसंबर में हमारे करोल बाग और मुखर्जी नगर में सेंटर जहाँ पे ओपन है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अगर आप 15 दिसंबर के पहले एडमिशन लेते हो तो आपको फ्लैट 40% ऑफ मिलेगा, यानी कि आपको जो पहले 1,75,000 रुपये देने थे वो अब सीधे 1,09,999 रुपये हो गए। अगर आप मेरा कोड BR10 यूज़ करते हो एडमिशन लेते टाइम तो आपको फ्लैट 40% डिस्काउंट मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, आपकी हमारी टीम से बात हो जाएगी और आपकी सारी क्वेरीज फुलफिल कर दी जाएंगी। लेकिन अगर आप दिल्ली नहीं आ सकते और प्रयागराज में रह के तैयारी करना चाहते हैं तो प्रयागराज में भी हमारे ऑफलाइन सेंटर्स खुल रहे हैं जहां बैचेस दिसंबर 15 से स्टार्ट होने वाले हैं। फाउंडेशन बैच 2025-26 के लिए पहले 100 स्टूडेंट्स को अगेन 40% ऑफ डिस्काउंट मिल जाएगा और अगर आप मेरा कोड BR10 यूज करते हैं तो ये डिस्काउंट आपको अवेल हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप घर बैठे सारी जानकारी पाना चाहते हैं तो हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक प्रोवाइड करा देंगे जहां पे अगर आप अपनी डिटेल्स भरते हैं और मेरा कोड डालते हैं BR10 तो आपको हमारी अनअकैडमी की टीम कांटेक्ट करेगी और आपको सारी जानकारी घर बैठे दिला देगी। और अगर आप कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर इस पर आप कॉन्टैक्ट करते हैं तो अभी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूपी गवर्नमेंट ने एक 3 मेंबर्ड स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सेटअप करी है ताकि वो चेक कर सके ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ मदरसा, स्पेशली दोज 80 मदरसाज जिसको कि यूपी गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया है क्योंकि उन्होंने पिछले 2 सालों में ऑलमोस्ट 100 करोड़ के आसपास की डोनेशन रिसीव करी है फॉरेन फंडिंग के फॉर्म में। यहाँ पे ये जो हेड करेंगे वो होंगे मोहित अग्रवाल जो कि डीजी हैं ATS के, यानी कि यूपी पुलिस के अंडर जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड आती है उसके डीजी, एडिशनल डीजी हेड करेंगे इस टीम को। इसके अंदर साइबर सेल के भी मेंबर होंगे। बट सीनियर ऑफिशियल्स ने ये कहा दैट SIT was now trying to identify the head under which these funds were spent by the madrasas and if there were any irregularities thereon, यानी कि जो ये 100 करोड़ रुपए उनको मिले हैं ये किस हेड के अंदर खर्च हुए, यानी किस जगह पे ये खर्च हुए और क्या वो वहीं पे खर्च हुए हैं जहां पे उनको खर्च होना चाहिए था, इसी चीज की इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडिशनल डीजी ऑफ ATS मोहित अग्रवाल ने बोला है दैट वी विल सी हाउ द मनी रिसीव्ड थ्रू फॉरेन फंडिंग हैज बीन स्पेंट। The brief is to check if the money is being used to run madrasas or for any other activities। यहाँ पे other activities के बारे में, यानी कि सिंस ये मदरसाज इंडिया नेपाल बॉर्डर पे हैं तो these मदरसाज कैन पोज अ थ्रेट टू द नेशनल सिक्योरिटी। अगर ये मदरसाज वहीं पे खर्च नहीं कर रहे हैं, एजुकेशन पे ही खर्च नहीं कर रहे हैं, ये पैसे एजुकेशन के अलावा कहीं और चीज़ों पे खर्च कर रहे हैं तो मोहित अग्रवाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया को यह बताया दैट कोई टाइम फ्रेम फिक्स नहीं करी है यूपी गवर्नमेंट ने और हमें पूरी छूट मिली हुई है कि हम जितना टाइम लेके अच्छे से एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कर पाए। Sources privy to the probe added that SIT has already sought details of registered madrasas from its board। यूपी में यूपी स्टेट मदरसा बोर्ड है जो कि एक्चुअली मदरसाज को रजिस्टर करता है अपने अंडर
और उनको रेगुलेट करता है। तो मदरसा बोर्ड से एसआईटी ने सारी डिटेल्स मंगा ली हैं इन रजिस्टर्ड मदरसाज की। बट अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन रिकॉग्नाइजेज ओनली 16,500 ऑफ द ओवर 25,000 मदरसाज इन द स्टेट, यानी कि पूरे स्टेट में 25,000 मदरसे हैं, जिसमें से कि स्टेट मदरसा बोर्ड सिर्फ और सिर्फ 16,000 मदरसाज को रिकॉग्नाइज करता है। तो इस एसआईटी ने बोला है दैट एसआईटी ऑब्टेन्ड इंफॉर्मेशन ऑन द फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ द पीपल, ऑर्गेनाइजेशंस एंड ग्रुप्स इन द कंट्रोल ऑफ द मदरसाज अंडर हुम द फाइनेंसेस वेर मैनेज्ड एंड एग्जामिन एनी पॉसिबल वायलेशंस व्हाइल कंडक्टिंग इट्स इंक्वायरी। तो यूपी स्टेट मदरसा बोर्ड से एसआईटी ने सारी जानकारी, यानी कि उससे जुड़े हुए लोगों की जानकारी, उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोगों की जानकारी, उससे जुड़े हुए ग्रुप्स की जानकारी, सब कुछ मंगा लिया और एक पूरा डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ऑफिसर ऑफ एसआईटी टीम ने बोला दैट फॉरेन फंड्स वेयर ट्रांसफर्ड इनटू द बैंक अकाउंट ऑफ 80 मदरसाज। और ये जो मदरसाज हैं ये अलग अलग स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स में फैले हुए हैं। फॉर एग्जांपल बहराइच, सिद्धार्थनगर, सहारनपुर, आजमगढ़, रामपुर, इन सारे इलाकों में फैले हुए हैं। और इन सारे मदरसाज के अकाउंट्स में फंडिंग अलग अलग लोकेशन से आ रही है। स्पेशली अगर आप देखो तो मिडिल ईस्ट से, लंदन से और दुबई के रीजन से यहाँ पे फंडिंग आ रही है। सो इंक्वायरीज अभी यहाँ पे चल रही हैं। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ये जो 16,500 मदरसाज हैं आउट ऑफ जो रजिस्टर्ड हैं 25,000 मदरसाज में से, बाकी के जो मदरसाज हैं यूपी गवर्नमेंट ने उन डिस्ट्रिक्ट्स के डिस्ट्रिक्ट डीएम्स को ये इंस्ट्रक्ट कर दिया है दैट आप बाकी के जो 8,449 मदरसाज हैं उनके बारे में आप पूरी डिटेल निकालो और उनका सर्वे करो कि वो अभी तक ऑफिशियली रिकॉग्नाइज क्यों नहीं है। More than 1,000 madrasas are being run in the other surrounding localities in addition to Lakhimpur Kheri, Pilibhit region, सरस्वती रीजन, सिद्धार्थनगर एंड बहराइच, जो कि नेपाल बॉर्डर के आसपास हैं। और इसीलिए ये खतरे की घंटी का एक संकेत देते हैं कि अगर इनके पास फॉरेन फंडिंग आ रही है तो इन पे कड़ी नज़र होनी चाहिए कि ये जो फॉरेन फंडिंग आ रही है ये एक्चुअली स्टडीज़ के लिए या एजुकेशन के लिए यूज़ हो रही है या कहीं ये कुछ किसी और काम के लिए तो नहीं यूज़ हो रही है। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जो है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज, उन्होंने भी बोला है दैट मेनी मदरसाज वेयर रिसीविंग फॉरेन फंडिंग। और आप यहाँ पे देख सकते हैं दैट रिसेंटली एटीएस हैज अरेस्टेड 3 एक्टिव मेंबर्स ऑफ ए गैंग इन्वॉल्व्ड इन इलीगल एंट्री ऑफ बांग्लादेश सिटीजन्स एंड रोहिंग्याज, यानी कि जो इलीगल एंट्री होती है बांग्लादेशी सिटीजन्स और रोहिंग्याज की इंडिया में, उसको एंट्री कराने में इन्वॉल्व 3 लोगों को अरेस्ट किया है। And this investigation revealed that foreign funding of rupees 20 crore was received in 3 years through a Delhi run NGO which was being used to help them. उनको हेल्प करने के लिए एक दिल्ली रन एनजीओ को 20 करोड़ रुपए फॉरेन फंडिंग आई हुई थी। तो इसलिए ये इन्वेस्टिगेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये जो इंडो नेपाल बॉर्डर पे मदरसाज हैं, क्या ये एक्चुअली एजुकेशन में ही अपना पैसा खर्च कर रहे हैं या इनमें कहीं कुछ और काम हो रहा है। इस चीज़ को एसआईटी इन्वेस्टिगेट करेगी। तो दोस्तों अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी कि FCRA क्या है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को या फॉरेन फंडिंग्स को रेगुलेट करता है। तो अगर इसकी एस्टेब्लिशमेंट देखें तो 1976 में हो गई थी, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि 1975 में इमरजेंसी लगी थी। उसके बाद बहुत सारी फॉरेन फंडिंग्स आ रही थी ताकि वो इंडिया में और इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में इंटरफेयर कर पाएं बाय पंपिंग मनी। तो इस चीज को रेगुलेट करने के लिए 1976 में FCRA को इनैक्ट किया गया था एंड द लॉ सॉट टू रेगुलेट फॉरेन डोनेशंस टू इंडिविजुअल्स एंड एसोसिएशन सो दैट दे फंक्शन इन अ मैनर कंसिस्टेंट विद द वैल्यूज ऑफ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आपकी कंट्री की सोवरेनिटी बरकरार रहे, डेमोक्रेसी बरकरार रहे और रिपब्लिक नेचर बरकरार रहे। इस चीज को कंट्रोल करने के लिए, इस चीज को रेगुलेट करने के लिए FCRA का गठन किया गया था, FCRA एक्ट बनाया गया था। साथ ही साथ 2010 में FCRA में एक अमेंडमेंट भी किया गया जिससे कि इस लॉ को और ज्यादा मजबूत बनाया गया ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन फंड्स एंड टू प्रोहिबिट देयर यूज फॉर एनी एक्टिविटीज डेट्रीमेंटल टू नेशनल इंटरेस्ट। यानी कि जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है हमारे नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए हमारी नीड्स भी अलग अलग होते जाती हैं। अलग अलग तरीके से हम देखते हैं कि लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे 2010 में अमेंड किया गया और अगेन इसको 2020 में अमेंड किया गया, गिविंग द गवर्नमेंट टाइटर कंट्रोल एंड स्क्रूटिनी ओवर द रिसीट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन फंड्स बाय एनजीओ। 2020 में गवर्नमेंट के हाथ में सारी कमान पकड़ा दी गई और बोला गया कि अब आप इस चीज को अच्छे से रेगुलेट कर सकते हैं,
आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि जो फॉरेन फंड्स आ रहे हैं एनजीओज को, उनका यूटिलाइजेशन सही मैनर में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्रिटेरिया अगर देखें कि एफसीआरए के अंडर किसी एनजीओ या किसी भी पर्सन को रजिस्टर होना है, तो FCRA requires every person or NGO seeking to receive foreign donations to be registered under the act। अगर आप फॉरेन डोनेशंस रिसीव कर रहे हैं और अगर आप इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपका ये डोनेशन जो आप रिसीव कर रहे हैं उसको इलीगल माना जाएगा। अगेन यू हैव टू ओपन अ बैंक अकाउंट फॉर द रिसीट ऑफ फॉरेन फंड्स इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप किसी और बैंक ऑफ इंडिया में अपना अकाउंट नहीं खोल सकते। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बेस्ड इन दिल्ली, इसी अकाउंट बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए। And to utilize those funds only for the purpose for which they have been received and as stipulated in the act। पहला तो आप जो फंड मंगा रहे हैं जिस काम के लिए, उसी काम के लिए होना चाहिए और आपका काम एक्ट में जो काम लिखे हुए हैं उन्हीं के साथ मैच होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी और काम के लिए मंगा के बोल दो कि हाँ हमने तो इस काम के लिए मंगाया था और देखो इस काम के लिए यूज किया। नहीं, एक्ट में लिखा हुआ है कि आप किन किन कामों के लिए फॉरेन फंडिंग मना सकते हैं। So FCRA registrations are granted to individuals or associations that have definite cultural, economic, educational, religious and social programs। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये religious program के अंडर मदरसाज get the funding from the foreign organizations or any other sources। साथ ही साथ अगर हम देखें कि इसके अंडर एक्सेप्शंस क्या हैं, तो अंडर द एफसीआरए एप्लीकेंट शुड नॉट बी फिक्टिशियस, यानी कि आप शक के दायरे में नहीं होने चाहिए। एंड शुड नॉट हैव बीन प्रोसिक्यूटेड और कन्विक्टेड फॉर इंडल्जिंग इन एक्टिविटीज एम्ड एट कन्वर्जन थ्रू इंड्यूसमेंट और फोर्स। यानी कि आप एफसीआरए के अंडर रजिस्टर नहीं कर सकते अगर आप फिक्टिशियस नेचर के हैं, शक के घेरे में, या फिर आप पहले प्रोसिक्यूट या कन्विक्ट हो चुके हैं ऐसी एक्टिविटीज में जहां आपने इंड्यूसमेंट से या लालच से या फोर्स से कन्वर्ट कराया किसी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम वन रिलीजियस फेथ टू अनदर। The applicant should also not have been prosecuted for or convicted of creating communal tension or disharmony। अगर आपको पहले प्रोसिक्यूट किया जा चुका है कि आपने डिसहार्मनी क्रिएट करी है रिलीजन के नाम पे या कम्युनल टेंशन क्रिएट करा है, तो भी आप रजिस्टर नहीं कर सकते हैं इस एक्ट के अंदर। एंड इट शुड ऑल्सो नॉट बी इंगेज और लाइकली टू बी इंगेज इन द प्रोपगेशन ऑफ सेडिशन। सेडिशन यानी राजद्रोह। राजद्रोह कहने का मतलब कि आप देश हित के अगेंस्ट अगर जा रहे हैं तो आप एफसीआरए में रजिस्टर नहीं कर सकते। और साथ ही साथ दी एक्ट प्रोहिबिट्स द रिसिप्ट ऑफ फॉरेन फंड्स बाय कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शंस, जर्नलिस्ट्स और न्यूज़पेपर्स एंड मीडिया ब्रॉडकास्ट कंपनीज। आपने जजेस के साथ साथ भी आपने हाल ही में देखा होगा कि अभी एक न्यूज चैनल थी जिसपे कि ईडी ने रेड करी थी और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो वो इसी बेस पे करी गई थी कि एफसीआरए उन ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोहिबिट करता है कि आप यहाँ पे फॉरेन फंड्स नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप किसी चीज़ के लिए देखो तो इलेक्शंस के लिए जर्नलिस्ट या न्यूज़पेपर्स, मीडिया ब्रॉडकास्ट कंपनी, जजेज, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर एंड पॉलिटिकल पार्टीज और देयर ऑफिस बियरर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ ए पॉलिटिकल नेचर। इन सारी नेचर की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर जो पोस्ट हैं वो फॉरेन फंडिंग्स नहीं ले सकते हैं या फिर एफसीआरए के अंडर रजिस्टर नहीं हो सकते हैं। अगर हम बात करें कि एक बार अगर आप रजिस्टर हो गए तो क्या परमानेंट रजिस्टर हो गए? नहीं, एफसीआरए की रजिस्ट्रेशन जो है वो 5 साल के लिए ही वैलिड होती है और एनजीओ जो हैं वो एक्सपेक्टेड होते हैं कि दे विल अप्लाई फॉर रिन्यूअल विद इन 6 months ऑफ द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द रजिस्ट्रेशन। यानी कि एक बार आपकी एक्सपायरी हो गई 5 साल बाद तो 6 महीने के अंडर रजिस्टर कर लो। द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो कैंसिल द एफसीआरए रजिस्ट्रेशन इफ ऑफ एनी एनजीओ इफ इट फाइंड्स दैट द एनजीओ इज इन द वायलेशन ऑफ द एक्ट। जरूरी नहीं कि आपका एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो आप कुछ भी करो, आपका कैंसिल नहीं हो सकता रजिस्ट्रेशन। अगर आप एक्ट के अगेंस्ट जा रहे हो, जो एफसीआरए एक्ट में स्टिपुलेटेड मेंशंस हैं उसके अगेंस्ट जा रहे हो, तो आपकी रजिस्ट्रेशन को गवर्नमेंट कैंसिल करती है। और इफ इट हैज नॉट बीन इंगेज्ड इन एनी रीजनेबल एक्टिविटी इन इट्स चूजन फील्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो मदरसाज पे जो प्रोब बिठाई गई है वो इसीलिए कि क्या ये लोग सच में एजुकेशनल बैकग्राउंड के लिए ये पैसे खर्च कर रहे हैं या फिर कहीं और खर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने जो चीज फील्ड करी है, जो फील्ड चूज करी है, उसी में आप अपने पैसे खर्च कर रहे हैं या कहीं और कर रहे हैं फॉर कंजिक्यूटिव 2 years और इफ इट हैज बिकम डिफंक्ट। वंस द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एनजीओ इज कैंसिल्ड इट इज नॉट एलिजिबल फॉर री रजिस्ट्रेशन फॉर 3 years। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, इन तीनों तरीके से कैसे भी, मतलब अगर आपने या तो 5 साल के बाद 6 महीने के अंदर री अप्लाई नहीं किया या फिर आपको गवर्नमेंट ने ही रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी, तो आप दोबारा 3 साल तक री रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। और फाइनली अगर आप देखें तो 2020 के बाद 2022 में भी
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने FCRA रूल्स में बहुत सारे चेंजेस करे, जहां पे कि उन्होंने सबसे पहले तो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस का नंबर बढ़ा के 7 से 12 कर दिया। कुछ और चेंजेस की बात करें तो यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट चेंज ये हुआ है कि अगर आपको फंडिंग आपके रिश्तेदारों से जो अब्रॉड रहते हैं उनसे मिल रही है, तो वो लिमिट पहले थी कि 1 लाख रुपए तक के आसपास को अगर आपको फंडिंग मिल रही है तो जरूरी नहीं कि आप गवर्नमेंट को इत्तला करें। उस लिमिट को बढ़ा के गवर्नमेंट ने 10 लाख कर दिया, यानी कि अगर आप अपने रिलेटिव से जो अब्रॉड रहते हैं उनसे 10 लाख के अंडर तक अमाउंट ले रहे हो फंडिंग के तौर पे, तो जरूरी नहीं कि आप इत्तला करो। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने इंक्रीज इन द टाइम लिमिट फॉर इंटीमेशन ऑफ ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट्स, यानी कि पहले जो बैंक अकाउंट ओपनिंग का टाइम था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप एक खास बैंक अकाउंट यानी कि SBI दिल्ली में ही अपना अकाउंट खोल सकते हैं, तो वहां पे ये जो टाइम होता था कि आपको इतने टाइम के अंदर ओपन कर लेना है बैंक अकाउंट, उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है। तो दोस्तों आज हमने देखा कि कैसे यूपी गवर्नमेंट ने SIT कमेटी की गठन करी है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की गठन करी है टू चेक ओवर द 80 यूपी मदरसाज जिन्होंने पिछले कुछ सालों में 100 करोड़ के आसपास की फॉरेन फंडिंग रिसीव करी है। साथ ही साथ हमने देखा कि FCRA क्या होता है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि यूपी स्टेट मदरसा बोर्ड के अंदर कितने सारे मदरसाज रजिस्टर्ड हैं और कितने सारे मदरसाज अनरजिस्टर्ड हैं, कितने टोटल मदरसाज हैं, और ये कैसे इफेक्ट कर सकते हैं इंडो नेपाल बॉर्डर के आसपास होने की वजह से हमारी नेशनल सिक्योरिटी और सोवरेनिटी को, जिसको कि चेक करेगी हमारी SIT टीम। तो मिलते हैं कल एक नई न्यूज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Unacademy. Let's crack it.